अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जेड मलिक। और मैं हूँ किरण खान। पीएसएल के मुकाबले जोरों शोर से जारी हैं और तहलका खेज खबरें भी मैदानों से आ रही हैं। आज हम उन्हीं पर बात करेंगे। किरण, आप क्या कहती हैं? जी बिल्कुल मलिक साहब, खिलाड़ी जो है पुरजोश हैं और मुकाबला सिर्फ टीमों में ही नहीं है, खिलाड़ियों की जो है कारकर्दगी का भी मुकाबला है और कप्तानों की कप्तानी का भी मुकाबला है। तो बिल्कुल देख बिल्कुल। लेते हैं रिजल्ट्स क्या आएंगे। आज इसी सिलसिले में बात करने के हमारे साथ मौजूद है स्पोर्ट्स एक्सपर्ट्स मुश्तबा हसन साहब और इन्हीं के साथ मौजूद है अली आदिल आवान। मैं आपको खुशामदीद कहूंगी। सबसे पहले चलेंगे मुश्तबा साहब आपकी तरफ। बाबर आजम ने बड़ी जबरदस्त कारकर्दगी रही, सेंचुरी मार दी और सेंचुरी के बाद जो दूसरी बड़ी खबर आई कि उन्हें तोहफे में बड़ी लग्जरी गाड़ी भी मिली। क्या कहते हैं इस हवाले से? सबसे बड़ी बात यह है कि सेंचुरी तो स्कोर की है, लेकिन जो सेंचुरी का स्ट्राइक रेट था वो बहुत हैरान जबरदस्त था। उसमें इतनी तनकीद के बाद देखे ना, तनकीद उनके तनकीद स्ट्राइक के रेट पे बाद हमेशा आखिर रहे। मेरे ख्याल से बाबर आजम को इस बात का अंदाजा हो चुका है कि T20 क्रिकेट में रहना है तो थोड़ा सा तेज खेलना पड़ेगा, थोड़ा सा इनोवेटिव खेलना पड़ेगा। कल उन्होंने स्कूप शॉट खेले, डिफरेंट काइंड ऑफ नए शॉट्स खेले जो पहले बाबर आजम नहीं थे। कल बिल्कुल बाबर आजम नहीं लग रहे थे, एक मुख्तलिफ बाबर आजम। एक नया बाबर आजम नजर आ रहा था। मतलब एक जिसको कहते हैं कि प्रॉपर क्रिकेटिंग प्लेयर जो है, जो 360 एंगल पे खेल सकता इसकी है। वजह वो तो नहीं थी, इमाद वसीम का भी 3-4 दिन पहले बयान आ गया कि बाबर आजम तो वनडे के प्लेयर है, T20 के है ही नहीं। नहीं, इमाद वसीम से तनकीद से मेरे ख्याल से पूरी दुनिया से पे उन्हें तनकीद हो रही है। जहाँ जाते हैं तो उनके स्ट्राइक रेट को लेकर एक इशू बन रहा है, मेरे ख्याल से अभी तक बनता आ रहा है शुरू से। तो T20 वर्ल्ड कप भी आ रहा है, तो पहले उन्होंने अपनी पोजीशन खोई है, तो अब उनको डर है कहीं T20 कप्तान है टीम से भी ना निकल जाए। तो उन्होंने नई शॉट्स खेली हैं, उन्होंने अपने टेम्परामेंट चेंज किया, अपना जो है गेम के लेवल को थोड़ा ऊपर किया। मतलब पहले वो उनकी कोशिश होती थी कि गेम जितना एंड तक खेले, लेकिन कल हमने देखा कि पहली 50 जो बॉलें हैं उन्होंने 70 रन बनाए हैं। जी जी। आखिरी 11 बॉलों में उन्होंने 40 तकरीबन 40 रन बनाए हैं। तो मेरे ख्याल से ग्रेट एक्सेलरेशन, मतलब जी जी बिल्कुल। T20 क्रिकेट में यही चाहिए था कि आपने आखिरी 4 ओवर में जितना आप खेल सकते हो आप उसको खेलो। और उन्होंने आखिरी 4 ओवर में 11 बॉलें खेली, उस पे 40 रन बनाए। मतलब और ये डिफरेंस भी था, देखिए दोनों टीमों का, यही शायद वो 11 गेंदों पे 40 रन थे जिसकी वजह से उनकी टीम जीत से भी हमकनार हुई। बिल्कुल ऐसे ही टारगेट, एक अच्छा टारगेट, वरना 16 ओवर तक उम्मीद नहीं की जाती कि 200 पहुंचेगा। लेकिन बाबर आजम की जो बैटिंग थी मेरे ख्याल से उसने बिल्कुल ही लाजवाब क्योंकि कर एक दिया सौ था। नब्बे से ऊपर तो देखें कि दूसरी टीम ने भी बना ही लिए थे। बिल्कुल कल जितने भी नाकदीन थे उनके, वो बिल्कुल उनके पास बोलने को कोई गुंजाइश बची नहीं है। तो कल बाबर आजम की जो इनिंग थी लाजवाब। और अली, आदिल अवान की तरफ भी चलते हैं। आदिल, आप क्या कहेंगे कि जो गाड़ी मिली जब बाबर आजम को साथ इतनी जबरदस्त, आप तो नहीं ये सोच रहे थे यार मैंने क्रिकेटर क्यों नहीं बना? जुल्फ़िकार भाई, मैं क्रिकेटर एक हद तक हूँ और मैं खेलता भी हूँ क्रिकेट, और जी आपके जी। सामने भी हम क्रिकेट पे ही तबसरा कर रहे जी हैं। जी। ये तो अगेन वो जिस तरह आसिम भाई मुश्तबा भी कह रहे थे कि बिलाखिर कुफल टूटा खुदा खुदा करके, तो बाबर टूट आजम ही ने गया। शायद, हाँ जी, हमारी भी तनकीद अगर उन तक पहुंची हो या बाकी जितने भी एक्सपर्ट की तनकीद जो है उन तक असल में ये बात बाबर आजम के अपने फायदे की थी। मैंने पहले भी एक दिन कहा था कि वो ये स्टेज है कि यहाँ पे वो इस चीज़ पर काम करेंगे तो उनको भी फायदा होगा और उनकी टीम को भी फायदा होगा। कल हमने देखा कि उनका स्ट्राइक रेट बढ़ा, तो उसका नतीजतन टीम का टोटल ओवरऑल भी अच्छा हुआ। सेंचुरीज तो वो पहले भी बहुत दफा कर चुके टीम का थे। मोराल काफी बुलंद हुआ। टीम का मोराल बुलंद हुआ, उसके नतीजे में ऑपोजिशन पर काफी प्रेशर पड़ा, दबाव पड़ा। शुरू से ही उनको 10 का स्ट्राइक रेट लेकर चलना पड़ा पर ओवर, जो जिसका नतीजा ये था कि वो 7 आउट भी होते गए तेज वो तेजी से खेलने की वजह कोलैप्स से। की जैसी बैटिंग उनकी, तो इनके पास एक अच्छा फेयर अच्छा अमाउंट ऑफ। मुश्तबा, इस्लामाबाद यूनाइटेड की कारकर्दगी के हवाले से क्या कहते हैं? वो बिल्कुल ही उस तरह मतलब दिखाई नहीं दे रहे कहीं जीतते हुए, और अभी उनका लेवल क्या चल रहा है, कुछ बताइएगा। पहला गेम जीतने के बाद बिल्कुल ही वो आउट ऑफ कलर हो गया, लाहौर कलंदर्स का मुकाबला करने शुरू हो गया वो हार में। तो कल जीता हुआ मैच था, शादाब की ज्यादा तारीफें तो नहीं वजह बनी उसकी, कोई शुरू उम्मीद पहले नहीं। मैच में उसकी बड़ी तारीफें हो गई थी। शादाब खान मेरे ख्याल से सिर्फ एक आम सा एक बॉलर है मेरी नज़र में। वो कोई ऑलराउंडर या कोई ऐसा अच्छा बॉलर नहीं कप्तान है, भी नहीं वर्ल्ड है। क्लास अच्छा। बॉलर तो है ही नहीं। बैट्समैन तो नॉर्मल, वो एवरेज बैट्समैन है। कप्तान बस उसको मिल गई है तो वो खुशकिस्मती से है, खुशकिस्मती है। कारकर्दगी पे नहीं। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, किसी भी तरह से कारकर्दगी। टीम में जगह बनाना मुश्किल है, कारकर्दगी तो दूर की बात है। मेरे ख्याल से इस्लामाबाद में जो इस वक्त मेन है, कप्तानी का बहुत बड़ा इशू है। अपनी परफॉर्मेंस उनकी जीरो है, और कल तो बिल्कुल जीता हुआ मैच था। मतलब आप देखें 19वें ओवर तक कोई उम्मीद नहीं कर रहा था कि इस्लामाबाद ये मैच हारेगा। 6 विकेटें बाकी है, 2 ओवर में 21 रन चाहिए था। उस मौके पर बाबर आजम को मैं दाद दूंगा कि एक बेहतरीन फैसला स्पिनर को लगाकर, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स उन्होंने सोचा है।
उस वक्त किसी भी रेगुलर बॉलर को लगाते हो सकता है वो 21 रन 1 ओवर पड़ जाते हैं, लेकिन उन्होंने डिफरेंट चीज़ की है। और कल उस पावल ने जो उनका साथ दिया है कप्तानी में, पावल क्योंकि वेस्ट इंडीज के उनका काफ़ी तजर्बा है खेलने का, कप्तानी भी कर चुके हैं पावरफुल स्ट्राइक्स के वाले से भी मशहूर हैं पावल। बिल्कुल पावल। लेकिन कल फील्डिंग के दौरान जो उनकी फील्ड प्लेसमेंट और उसके बाद जो उन्होंने बाबर के साथ साथ चलते जी, रहे हैं पूरे मैच में आखिर तक, तो मेरे ख्याल से वो बड़ी अच्छी चीज़ थी। यही चीज़ शायद आप मिस कर रहे हैं। अब बहुत सारी मतलब मैं तो कहता हूँ टीमें मिस कर रही है, अच्छी पार्टनरशिप्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है हर टीम को। अच्छा आदिल मुझे ये बताइएगा कि इस जो मुल्तान सुल्तान इस वक्त सबसे टॉप पे जा रही है, सबसे ज़्यादा पॉइंट्स उनके हैं, और कोयटा ग्लैडिएटर दूसरे नंबर पे चल रहे हैं। पिछले मैच में मुल्तान सुल्तान्स ने कोयटा ग्लैडिएटर को हरा भी दिया। उसके बाद क्योंकि आप पिछले दिनों जो पिछले प्रोग्राम से उनमें फेवरेट करार दे रहे थे ज़्यादा कोयटा ग्लैडिएटर्स को, तो उनकी हार को और मुल्तान सुल्तान की जीत को आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए मुल्तान सुल्तान का कॉम्बिनेशन अच्छा बना हुआ है, उनके पास बैटिंग बॉलिंग दोनों चीज़ें की। कोयटा भी गो के अच्छा खेल रहे हैं इस दफ़ा, उन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचा, इस दफ़ा उन्होंने आमिर को पिक किया, इब्रार को पिक किया, तो इसका नतीजा मतलब कि नतीजा इसका यही निकला कि उनकी टीम जो है वो मैचेस जीतना शुरू हो गई। और ये तो चीज़ें चलती हैं। अभी उनका कोयटा के साथ एक और मैच भी कोयटा और मुल्तान का होना है। हर टीम दूसरी टीम के साथ 2 मैचेस खेलेगी, तो उसके बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकेगा। लेकिन आप देख लें कि अभी भी कोयटा जो है वो दूसरे नंबर पर है, और मेरा ख्याल है कि वो इजीली जो है वो क्वालिफायर्स तक तो पहुंच ही अच्छा जाएंगे। अली आदिल अमान, आप मुझे ये बताइएगा, अभी तो हम टीम्स की बात कर रहे थे, अगर हम किसी खिलाड़ी की स्पेसिफिक खिलाड़ी की बात करें तो अब तक जो है पीएसएल में कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जो सबसे बेस्ट परफॉर्म कर रहा है? देखिए मैं अगर कहूँ इमर्जिंग प्लेयर्स में, या जो हमारे बहुत मारूफ क्रिकेटर्स नहीं हैं जिन्होंने अभी तक नेशनल लेवल पर नेशनल टीम के दरवाजे को अभी तक नहीं खटखटाया, उनमें मोहम्मद अली हैं। उसके बाद कल जिसने बॉलर आरिफ याकूब जिन्होंने कल जो है वो 1 ओवर में 4 आउट किए, उससे पहले वो 1 आउट कर चुके थे, 5 विकेटें उनकी हो गई। मोहम्मद अली आई थिंक के 9 या 10 आउट कर चुके हैं इस टूर्नामेंट में। इसके अलावा शुएब मलिक की अगर हम मारूफ प्लेयर्स में बात करें तो अच्छी परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट जा रही है। बाबर आजम अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। तो आजम खान कल जो है वो आउट ऑफ द वे जाकर उन्होंने बैटिंग की, बड़ी अच्छा नॉक उन्होंने खेला। तो चीज़ें इसी तरह, पहले नाफी अच्छी बैटिंग कर चुके हैं, साइम अयूब ने एक मैच में अच्छी बैटिंग की है। तो प्लेयर हर टीम में जो है वो कुछ ना कुछ अपना इनपुट दे रहे हैं, और ये तकरीबन अब मिडवे से जब आगे गुजरेगा टूर्नामेंट तो हमें इंशाल्लाह और भी बड़ी परफॉर्मेंसेस देखने को मिलेंगी। अच्छा हम देख रहे थे कि एक बयान आया जो है बयान बड़ा इम्पोर्टेंट था, और बयान ये था, पहले बयान की तरफ चलते हैं फिर जिन्होंने दिया हम उनकी तरफ भी जाते हैं। बयान ये था कि खिलाड़ी जो हैं अक्सर जो बैरून मुल्क टूर्नामेंट्स होते हैं उनमें इसलिए जाके अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाते कि वो बीवियां साथ ले जाते हैं। तो इस बयान को आप किस नज़र से देखेंगे? बीवी और बच्चों पे ध्यान होता है उनका। मजाक रमीज खेज राजा किस्म का का ये कहना बयान है, था। क्योंकि जिस जमाने में अब वो पता है ये बयान किसका है? जी, ये बयान है रमीज राजा साहब का। अब हैरत की बात है कि वो लोग खुद जब क्रिकेट खेला करते थे तो वो इस चीज पर एहतजाज करते थे कि हमें अपनी फैमिलीज को साथ लेकिन ले वो कहते हैं जाने की मैं तो इजाजत बड़ा है। परहेज करता था इस सर, हवाले ये से। इस लेकिन तरह मैं ऐसा कोई बयान रमीज राजा से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। लेकिन वो देखिए कहते ये कि है ना। मैं कमेंट्री करता हूँ तो अगर मैं बीवी को साथ ले जाऊंगा तो मेरा उस तरह ध्यान भी नहीं रहेगा, तो मैं तो कभी लेकर भी नहीं आया। ये इंतहाई मजाक इस्लामाबाद मजाक में रह किया रहे उन्होंने। हैं, मेरी भी मेरे ख्याल घर से ऐसा वाले- जोक लिया जाए। अच्छा। ऐसे जोक लिया जाए। हमारे घर वाले भी इस वक्त घर में मौजूद हैं, मेरा घर तो करीब ही है, तो मेरी वाइफ भी घर में मौजूद है, तो मैं यहाँ पर फिर प्रोग्राम मुझे नहीं करना चाहिए क्योंकि मेरी तवज्जो जो है वो उधर होनी चाहिए। मतलब बेगम की तरफ होगी। बहुत मजाका खेज किस्म का बयान है। देखिए नहीं हो सकता है बेगम कहीं आपको गुस्से से निकालें, गुस्सा शुस्सा करके निकालें, तो आप जरा परेशान आए तो उसका इफेक्ट। जुल्फिकार भी इस तरह है कि जोक फॉर द पार्ट, लेकिन ये चीज़ें जो इस तरह के इतने मेच्योर प्लेयर रहे हैं, वो मतलब इतने सीनियर पाकिस्तान के मेंबर है, वो कमेंट्री साबिक चेयरमैन है, कमेंट्री हमने बचपन से उनको करते हुए देखा है। एक दौर था जब प्लेयर्स को अलाउ नहीं होती थी फैमिली, तो यही प्लेयर हुआ करते थे जो लॉबिंग करके अपने बोर्ड्स के साथ ये एहतजाज किया करते थे कि हमें फैमिलीज ले जाने की इजाज़त हो, ताकि हमारी जो हमारा तवज्जो मुकम्मल तौर पे खेल पे रहे, और हम जो है वो मतलब जाहिर सी बात है ये, और ये चीज़ अच्छी भी है, पूरी दुनिया में ऐसा ही होता है, लोगों की फैमिली साथ जाती अच्छा है। अब लोग क्या समझते हैं कि लाहौर कलंदर जो इस वक्त सबसे नीचे जा रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा सारे जितने मैच खेले हार ही गए अभी तक, क्या समझते हैं कि वो कम बैक कर पाएगी लाहौर की टीम या नहीं? उम्मीद तो रोज होती है, और रोज उम्मीद भर नहीं आती है। उम्मीद रोज टूटती है, लेकिन आज हार गए तो मेरे ख्याल से लाहौर का टूर्नामेंट Out. एंड हो गया।
मेरे ख्याल से आज जो है मैं आउट ऑफ द वॉल जाके देख रहा हूँ। मैं तो देख रहा हूँ, टीम को भी देखना चाहिए जाके, लाहौर को, शाहीन अफरीदी को भी। आज उनके पास डू एंड डाई है। मेरे ख्याल अच्छा। से फखर को आज क्योंकि बड़े मैच के प्लेयर है, तो अब इससे तकरीबन आगे लाहौर के सारे जो है बड़े मैचेस है, डू और डाई। अच्छा, अगर फर्ज करें लाहौर बाहर हो जाता है, टूर्नामेंट से बाहर हो जाता है, जिस तरह वो हार रहा है, इस हार का जो सबसे ज्यादा क्रेडिट जो है वो टीम को जाएगा या कप्तान को जाएगा? टीम मैनेजमेंट हाँ, प्लस डिस्क्रेडिट कहेंगे, लेकिन हम क्रेडिट किसको बोलेंगे? उसकी वजह ये है कि देखें ना, इस तरह की हार के कोई भी एक मैच तो जीतते हैं। बिल्कुल, मेरे ख्याल से टीम मैनेजमेंट प्लस कप्तान शाहीन शाह अफरीदी। और सिर्फ नुकसान ये नहीं होगा कि पीएसएल टूर्नामेंट से बाहर होगा, बल्कि हो सकता है कि लाहौरियों के दिल बड़े टूट रहे हैं, लाहौरी बड़े परेशान हैं आने वाले जो मुस्तफा। T20 वर्ल्ड कप है, हो सकता है उससे भी कप्तानी ले लीजिए। हालांकि भी दिए हुए कोई 1-2 महीने में ज्यादा मैचेस में कप्तानी नहीं की, लेकिन इस परफॉर्मेंस के बाद मेरे ख्याल से बोर्ड मजीद तनकीद बर्दाश्त करने की गुंजाइश नहीं रखता। सही। तो क्या समझते हैं कि लाहौर अगर बाहर हो जाता है और सारी, तो इस, क्योंकि देखें कप्तान जिम्मेदार तो होता है, अगर हम इसको देखें तो अब नेशनल टीम की जो कप्तानी है वो भी तो शाहीन अफरीदी के पास है। इतनी बड़ी नाकामी के बाद वो अपनी उस नेशनल टीम की कप्तानी पे बरकरार रह पाएंगे या कोई नया फैसला आ जाएगा? मेरे ख्याल से उनका जाती तौर पे जो मोराल है वो काफी डाउन हो जाएगा। और बेहतर नहीं, एक तो जाती मोराल तो चले डाउन होगा, लेकिन मेरे ख्याल से जाती फैसला तौर भी पे नहीं आ उनको ये सकता। फैसला ले लेना चाहिए कि आया वो अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करेंगे या कप्तानी को जारी रखेंगे। अगर वो कप्तानी को जारी रखेंगे तो मेरे ख्याल से ये रिजल्ट अभी फ्यूचर के लिए इसके लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन बेहतर यही है कि अगर इनको अभी बहुत अर्ली स्टेजेस पर कप्तानी दे दी गई है, तो इससे बेहतर ऑप्शन हमारे पास रिजवान ने इतनी अच्छी कप्तानी की है अभी तक। यानी नेक्स्ट ऑप्शन के तौर पे आप रिजवान को देखते हैं? अगर बाबर नहीं है तो रिजवान आपने मुल्तान सुल्तान की कप्तानी देखी है अभी तक जैसे कर रहा है, वो बेशक उसकी अच्छी टीम है, उसको प्रॉपर एक टीम दी गई है। लेकिन पाकिस्तान की जो T20 टीम है वो भी एक प्रॉपर टीम है अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से अगर बाबर नहीं है तो रिजवान इस वक्त बेहतरीन ऑप्शन है आपके पास। मैं ये समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा हमें जो पैनिक नहीं करना चाहिए हमारे बोर्ड को भी, क्योंकि वर्ल्ड कप जो है वो बिल्कुल सर पर है। इस टूर्नामेंट के बाद गालिबन एक न्यूजीलैंड का टूर है हमारा, उसके बाद वर्ल्ड कप है। तो वर्ल्ड कप को सामने रखते हुए मेरा ये ख्याल है कि कम से कम इतना मौका देना चाहिए एक आधे बड़ी टूर्नामेंट का, क्योंकि हमारे पास और ऑप्शन कोई नहीं है इस वक्त। अगर हम पैनिक करके कैप्टन को चेंज करते हैं तो फिर जाहिर सी बात है कॉम्बिनेशन टूटेंगे और फिर एक नया कैप्टन आके उसको एक पूरा कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा, जो कि बड़ा थोड़े वक्त में बहुत मुश्किल है इस चीज पर। अच्छा, सारे जी जी, लेकिन अभी शाहीन को कप्तानी की मैच 2-4 मैच है तो अभी कॉम्बिनेशन ऐसा नहीं बना टीम का। तो जितना जल्दी अगर बोर्ड ये फैसला कर लेता है कि कप्तान इसको बरकरार रखना है या नहीं, तो मेरे ख्याल से इतना अच्छा है। अच्छा देखें, एक तो चले कप्तानी की बात आ जाती है, लेकिन जिस चीज़ को हम बार बार देख रहे थे वो ये था कि हमारे एक ओपनिंग जोड़ी बड़ी कामयाब जा रही थी, रिजवान और बाबर की, जिसको तोड़ा गया, नए एक्सपेरिमेंट्स किए गए जो अभी तक कामयाब नहीं हो सके, और वर्ल्ड कप भी सर के ऊपर आ गया। तो क्या सोचते हैं कि एक्सपेरिमेंट ही जारी रहेंगे कि या बोर्ड या जो भी जिम्मेदारान हैं वो ये फैसला चेंज करके फिर बाबर और रिजवान को ही वर्ल्ड कप में बतौर ओपनर्स उतार सकते हैं? अभी एक सीरीज आपकी बाकी है न्यूजीलैंड के खिलाफ, तो इस पे मेरे ख्याल से वापस आ जाना चाहिए अपने बेसिक्स पे बाबर और रिजवान के साथ, क्योंकि अभी एक्सपेरिमेंट का टाइम नहीं है। नहीं है, सिर्फ बिल्कुल। 3 से 5 T20 बाकी है, उसके बाद आपका वर्ल्ड कप स्टार्ट है। तो वर्ल्ड कप से पहले मेरे ख्याल से तब्दीली नहीं करनी चाहिए और बाबर और रिजवान जो एक अच्छी ओपनिंग पेयर थे। अच्छा, कल मैंने आपसे एक सवाल किया था और ये था कि पाकिस्तान के स्पिनर्स कहाँ खो गए, स्पिनर्स जो एक बड़े नामी गिरामी होते थे। आप इन सारे मैचेस को देखते हुए क्या समझते हैं कि इन तमाम मैचेस में जितने स्पिनर्स खिलाए गए हैं उसमें से कौन से स्पिनर का मुस्तकबिल ताबनाक है जो नेशनल टीम में जगह बना सकता है? इस वक्त तो मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसा कोई spinner एक भी है, क्यों सिवाय आरिफ याकूब ने। उसने अच्छी बॉलिंग की, ये नहीं कि उसने कल बुरी बॉलिंग की, लेकिन उसके साथ जितनी अच्छी फील्ड प्लेसमेंट उसको दी गई थी मेरे ख्याल से उसके मुताबिक बॉलिंग की है। तो हो सकता है आरिफ अगर आगे इसी तरह की परफॉर्मेंस देता है, अपनी फील्डिंग के अकॉर्डिंग बॉल करता है, और लेकिन उसके पास अभी वैरायटीज नहीं है। वैरायटीज अगर ले आता है तो मेरे ख्याल से आरिफ का आरिफ बहुत अच्छा होता अगर हम इस PSL में उस्मान कादिर को देखते किसी टीम में, क्योंकि एक लेग ब्रेक अगर तो शादाब खान को खिलाया जाता है और उसको कैप्टनसी भी दी जाती है, जो कि मेरे ख्याल से सॉरी टू से एक एवरेज ऑलराउंडर है, और उसको उस पर तरजीह दी जाती है। ना सिर्फ उसे प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया जाता है, कैप्टन भी बनाया जाता है, पाकिस्तान का भी गाय गाय उसको वाइस कैप्टन वगैरह बनाया जाता है। तो उस्मान कादिर एक ऐसी ऑप्शन हो सकते थे जो लूपी बॉलर है, जिनके अगेंस्ट जो है बैट्समैन अमूमन शॉट्स पे जाते हैं।
तो वो एक हैंडी बॉलर ऑप्शन हो सकता था, लेकिन उसके लिए हमारे कैप्टनसी को या हमारे जो मैनेजमेंट है इनको आउट ऑफ द बॉक्स जाकर सोचना पड़ता, जो अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ, क्योंकि हमारी जो फ्रेंचाइजीज होती हैं इनकी अपनी प्रायोरिटीज होती हैं। तो आई डोंट थिंक कि पता नहीं किस वजह से उस्मान कादिर को नहीं बिल्कुल ठीक है नाज़रीन, आज की आपने हमारे एक्सपर्ट्स की बातें सुनी पीएसएल के हवाले से, और पीएसएल चूँकि मुकाबले इस वक्त अपने ज़ोरों शोर से जारी हैं और पाकिस्तानियों की नज़रें इस सारे टूर्नामेंट पर हैं, क्योंकि टूर्नामेंट में बार बार सिचुएशन चेंज हो रही है, लेकिन बास टीमें जो हार रही थी वो हारती ही जा रही हैं और जो जीत रही थी वो जीतती जा रही हैं। होता ये है कि सनसनी होती है नताइज के हवाले से भी, लेकिन वो सनसनी अभी तक ये टूर्नामेंट हासिल नहीं कर पाया, लोगों की तवज्जो उस तरह खींचने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मुस्तकबिल में क्या होगा, क्योंकि एक बड़ा टूर्नामेंट है और इसी टूर्नामेंट से पाकिस्तान के बहुत सारे खिलाड़ी उभर कर आते हैं जो फिर इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना नाम और अपना लोहा मनवाते हैं। हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि कल के पीएसएल के प्रोग्राम में हम ऐसी खबरें आपके लिए ला रहे हैं जो कि आप जानना चाहेंगे। अंदर की कुछ खबरें होंगी कल, और हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह। At the Houston Bark Animal Shelter and Adoption Center, we are committed to helping Houstonians be responsible pet owners. Houston pet owners can help care for their pets through Barks, Healthy Pets, Healthy Streets programs, and spay or neuter their pets free of cost. Visit www.houstonbark.com to learn more.